इस वीडियो में अनुराग के साथ उस दिन क्या हुआ, लालता के बेटे, लालता के भाई, लालता के घर में जो नाबालिग जिन्हें पुलिस ने अपराधी बनाया है, उन लोगों ने कैसे क्राइम को अंजाम दिया, कैसे अनुराग को उन्होंने मारने की प्लानिंग बनाई, उनके घर में जो हथियार मिले उसके पीछे की कहानी क्या है, ट्रेनी दारोगा 30 अक्टूबर को अपनी बहन पूनम को कॉल क्यों करता है, ट्रेनी दारोगा मेरठ में बैठ के गांव के किन लोगों को कॉल करता है, किसकी सीडीआर में किसका कनेक्शन निकला है और कौन कौन लोग हैं जिनसे ट्रेनी दारोगा की बात हुई थी। लालता की पूरी कहानी हमारे पास आ चुकी है। लालता की कहानी सुनने के बाद आप कहेंगे कि ऐसे लोगों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं होता है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पूरी कहानी शुरू करते हैं 29 अक्टूबर से। 29 अक्टूबर को पुलिस को सीडीआर में कुल 9 कॉल डिटेल्स मिलती है जो दारोगा की तरफ से अलग अलग लोगों को की जाती है जो मेरठ के मवाना में तैनात था। वो पहला कॉल अपने पिता को करता है, दूसरा कॉल अपने भाई को करता है और ऐसे ही परिवार के अलग अलग लोगों को कॉल किया जाता है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो लाल मोहन यादव जिसकी गिरफ्तारी एक दिन पहले हुई है उसको भी ट्रेनी दारोगा 2 बार कॉल करता है। इसका मतलब यह है कि वहां तनाव की स्थिति बनी थी। अब बारी आती है 30 अक्टूबर की। अब यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि कैसे इन अपराधियों ने अनुराग के साथ गलत किया और इतना गलत किया कि समाज उन्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करेगा। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि लालता का जो मकान है वो पूरी तरह से अवैध पाया गया है और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि लालता जिस जगह पे अपना घर बना रहा था उसके आसपास बाकी के परिवारों से कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसके साथ उनका सामाजिक रिश्ता हो और यही कारण है कि लालता ने जो सोचा उसे अंजाम देने के लिए हथियारों का भंडार अपने घर में जमा कर लिया और वहीं से अनुराग पर हमले की तैयारी बनी। यहां पे कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह कि इतनी भारी संख्या में हथियार क्यों जमा किए गए, दूसरा सवाल यह कि क्या बहुत पहले से तैयारी थी, तीसरा सवाल यह कि बहन को कॉल ट्रेनी दारोगा ने क्यों किया था तो बहन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, चौथा सवाल यह कि गांव के किन किन लोगों को कॉल किया गया था और पांचवा सवाल यह कि उस दिन सुबह आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले ट्रेनी दारोगा राजेश यादव का किरदार आपको बताते हैं, उसके बाद लालता पर आते हैं। ट्रेनी दारोगा ने 30 अक्टूबर को कई कॉल्स किए थे। अनुराग की हत्या के बाद उसने सबसे पहला कॉल किया था रमेश यादव को जिसने अनुराग पे वार किया था। रमेश को ट्रेनी दारोगा ने कुल 3 कॉल किए थे। 2 कॉल वो तभी कर रहा था घटना के कुछ मिनट बाद ही और जबकि एक कॉल पे बात उसकी तब हुई थी जब वो लखनऊ पहुंच गया था रमेश यादव जहां पे उसने सरेंडर किया था। सरेंडर करने से पहले ट्रेनी दारोगा राजेश यादव ने उसे कुछ बताया था, क्या बताया था इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा ट्रेनी दारोगा राजेश यादव अपने पिता लालता यादव को भी कॉल करता है और लालता यादव को कॉल करके बात करने की कोशिश करता है हत्या के बाद, लेकिन उसकी बातचीत नहीं हो पाती है उस वक्त, लेकिन हत्या के पहले बात हुई है ऐसी जानकारी सीडीआर रिपोर्ट से निकलकर आती है। 30 अक्टूबर को घटना घट जाने के बाद वो अपनी बहन पूनम यादव को भी कॉल करता है जिनकी शादी हो चुकी है और इस केस में क्या उनका कोई एंगल है, पुलिस इस मामले पर भी जांच कर रही है, हालांकि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा वो घटना के बाद लाल मोहन यादव को भी कॉल करता है और उससे भी बातचीत करता है। इसके अलावा जो नाबालिग है उससे भी बातचीत की खबर है। सीडीआर रिपोर्ट में ट्रेनी दारोगा ने उन दोनों से भी बात की है। लालता यादव के बारे में आप कितना जानते हैं यह भी आपके लिए जरूरी है। क्या आपके आसपास कोई लालता यादव जैसा व्यक्ति रहता है जो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है? पुलिस ने जब लालता को गिरफ्तार किया तो पुलिस को जानकारी मिली कि यह व्यक्ति कम बोलता है लेकिन दिमाग का बहुत तेज है, शातिर है और बहुत कुंठित विचारधारा का है, घमंडी है और यह बदले का भाव पालने वाला व्यक्ति है। लालता यादव इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलिस द्वारा बनाए जा सकते हैं। लालता ने ही पूरे क्राइम को रचने की कोशिश की।
लालता यादव को यह बात पता थी कि उसके घर में हथियार रखे गए हैं। लालता को यह भी पता था कि कुछ नई कुल्हाड़ी मंगाई गई है, कुछ नए पूर्वांचल में जिन्हें हसिया बोलते हैं उनको भी मंगाया गया है, कुछ नए तलवार मंगाए गए हैं और 2 अवैध रिवॉल्वर मंगाए गए हैं। इसमें कुछ हथौड़े भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए जब पुलिस के लोग उसके घर से हथियारों को जब्त करके लेकर जा रहे थे, उनका वजन ज्यादा था क्योंकि उसमें कई कुल्हाड़ी थी और कई तलवार थे, 2 रिवॉल्वर थे। इसके अलावा कई और औजार थे जो हमले के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह सब इसलिए इकट्ठा किया गया था ताकि अनुराग यादव को सुनियोजित तरीके से मारा जा सके? हमने ये भी सवाल पूछा तो हमें जो जानकारी मिली अब आप वो सुनिए। लालता यादव के परिवार का पड़ोसियों से रिश्ता था ही नहीं। आसपास के जितने मकान हैं उसका 36 का आंकड़ा था। यही कारण है कि वो इस गुमान में तो जरूर था कि गांव का सबसे ऊंचा मकान बना लेंगे, लेकिन उसे यह गलतफहमी हो गई कि रिश्ते जब खराब होते हैं तो मिट्टी में मिल जाने में वक्त नहीं लगता है। लालता यादव ने पूरे अपराध में इस बात पे परिवार को आदेश दिया कि कोई भी आपकी तरफ आंख उठा के देखता है तो आप उसकी जान ले लीजिए। और यही सब कुछ उस दिन भी होता है। कहानियां तो कई गढ़ी जाती हैं, लेकिन पुलिस विभाग में जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि सुबह सुबह की बात है, वो जो रास्ता अनुराग यादव के घर की तरफ जाता है, उस रास्ते में कुछ ईंट के टुकड़े पड़े हुए थे जिसे अनुराग साफ कर रहा था। और अनुराग को देखकर लालता का परिवार घर में घुसता है और वहां पे प्लानिंग बनती है। उसके परिवार से लालमोहन यादव, लालता यादव खुद जो झारखंड में नौकरी करता था, 2 करोड़ रुपए लेकर रिटायर्ड हुआ था, उसके अलावा उसका बेटा रमेश और 2 जो नाबालिग अपराधी हैं, उन सभी ने हथियार उठाए और हथियार उठा के बाहर आए। कोई बहस नहीं होती है, अनुराग पे सीधा वार किया जाता है और एक ही झटके में अनुराग की जान चली जाती है। उसके बाद इन अपराधियों ने इतने शातिर तरीके से बचने की कोशिश की कि इनको कोई वहां पे पकड़ भी नहीं पाया। लालता उसी कमरे में बंद हो जाता है। पुलिस पूछताछ करती है तो बताता है कि बाहर निकलने पे लोग मुझे मार देते, इसलिए मैं घर के भीतर ही बंद था। रमेश लखनऊ जाके सरेंडर कर देता है और बाकी अपराधियों को पुलिस पकड़ लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालता ही इस पूरे क्राइम की मुख्य वजह है। लालता ने ही अपने बच्चों को कहा कि आप बदले की भावना को पालिए। लालता ने ही कहा कि पैसे का गुमान क्या होता है। लालता ने ही समझाया कि अनुराग को कैसे मारा जाना है। लालता ने ही रची कहानी हथियार कैसे जमा किया जाता है। लालता के कहने पे ही रमेश ने अनुराग के सिर पे वार किया है। इस लालता को पुलिस कब तक जिंदा रखेगी, लोग ये जानना चाहते हैं। लालता जैसे लोग समाज में बहुत हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी झारखंड में नौकरी कर रहा था, यहां आलीशान मकान बनवा रहा था, वो आखिर क्यों इकलौते चिराग को बुझाना चाहता था? दोस्तों, गांव में आमतौर पे कहा जाता है कि इकलौता लड़का है, मार दो कहानी खत्म हो जाएगी। लालता की एकमात्र यही सोच थी, जिसके कारण निशाना सिर्फ अनुराग पर लगाया गया। ट्रेनी दारोगा के खिलाफ इतने साक्ष्य मिले हैं कि उसकी नौकरी जाने वाली है और वो हमेशा के लिए नौकरी से सेवा मुक्त किया जा सकता है। लालता को कम से कम अगर कोई सजा होगी तो उम्र कैद की सजा होगी। हालांकि प्रशासन और भी कुछ तरीकों पे इंतजाम कर रहा होगा, इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा रमेश यादव को भी कठोर सजा मिलेगी, क्योंकि उस अपराध में यह भी बहुत मुख्य किरदार में था। बड़ी बात यह है कि उस दिन जब घटना घटी तो ये तीनों अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। एक घर में छिप गया, एक लखनऊ चला गया और लखनऊ जाने के साथ एक अपराधी और साथ चला जाता है, जिसके कारण पुलिस इन्हें गिरफ्तार तो कर पाती है, लेकिन ट्रेनी दारोगा के दिमाग के कारण एनकाउंटर नहीं कर पाती है पुलिस। अब समझिए एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ इस पूरे केस में। जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है लालता, और लालता जो है उसी घर में अपने आप को बंद कर लेता है। लालता इसलिए घर में नहीं बंद करता है कि उसे डर लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, बल्कि उसने इसलिए बंद किया था क्योंकि ट्रेनी दारोगा ने पुलिस की पूरी कुंडली निकाल के अपने पिता को, अपने भाइयों को समझाया था कि कैसे हत्याकांड के बाद बचना है ताकि पुलिस एनकाउंटर न कर पाए। जिस वक्त आईपीएस अजयपाल शर्मा अपनी टीम के साथ उस घर में गए थे, ये चौकी के नीचे जिसे तख्त बोलते हैं, वो वहां पर लेटा था और पुलिस ने वहां पर उसे निकाला। लेकिन
लेकिन उस दौरान सिचुएशन ऐसी नहीं थी जहां पर पुलिस किसी भी तरीके से लंगड़ा ऑपरेशन चलाने की कोशिश करती। इसके अलावा रमेश और एक आरोपी और ये लखनऊ जाकर दोनों सरेंडर कर देते हैं और थाने में जब ये पहुंचते हैं तो थानेदार को भी ये पता नहीं होता कि ये वही रमेश है जिसने लखनऊ में, जिसने जौनपुर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये दोनों सीसीटीवी में आ जाते हैं जिसके कारण इनका भी बचना लगभग संभव हो जाता है। यही कहानी ट्रेनी दारोगा राजेश के साथ भी होती है। ट्रेनी दारोगा से पूछा जाता है कि तुमने इस केस में क्या क्या किया है, तो पहले वो बचने की कोशिश करता है, कहानियां सुनाता है, कहता है कि हमने बात की है, लेकिन पुलिस ने सीडीआर रिपोर्ट में टाइमिंग को पकड़ा और टाइमिंग से ये पकड़ा गया कि ये दारोगा भी इस पूरे केस में शामिल है। लाल मोहन यादव जिसकी गिरफ्तारी एक दिन पहले हुई, उसको पुलिस ने तोड़ा है। उसके चलने के तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम बातें आपको क्या समझाती हैं? अनुराग चला गया है, अनुराग का परिवार इस वक्त अब अकेला हो गया है। अनुराग के परिवार का दर्द शायद सालों तक कोई भर नहीं पाएगा, लेकिन इस कहानी में पुलिस को और भी चौंका देने वाली बातें सामने निकलकर दिखाई देती हैं। पहली बात यह कि जो लालता है उसका घर अवैध जमीन पर बना है और उस घर पे बुलडोजर चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अनुराग यादव के हत्यारों को समझने के लिए आप उनके पीछे के मकसद को समझिए कि आखिर उन्होंने इतनी भारी संख्या में हथियार जमा क्यों किया था। यह सवाल हमने खुद पूछा, यह समझने के लिए कि क्या तैयारी थी, क्या और भी बड़ा हमला करने वाले थे वो लोग। तो हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने इसलिए इतने हथियार जमा किए थे क्योंकि इनका जो रिश्ता था वो किसी से बेहतर नहीं था। आरोपियों को इस बात का आभास था कि ये कभी भी किसी से उलझ सकते हैं और जरूरत पड़ने पे ये हथियार ही उनकी रक्षा करेंगे, और इस मकसद में वो कामयाब हुए हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था, आपके आसपास कोई लालता तो नहीं है, क्योंकि कानून तो सजा देगा, लालता का हश्र बुरा होगा, मिट्टी में उसे मिला दिया जाएगा। लेकिन अनुराग की मां ने पिछले 8-9 दिनों से कुछ खाया नहीं है। कोई अनुराग आपके आसपास तो नहीं है जिसे निशाने पे लेने के लिए कोई लालता अपने बच्चों को समझा रहा है। बड़ा तभी बनोगे जब किसी की गर्दन पे वार करोगे।